राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कई अन्य वरिष्ठ नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जन्मदिन की बधाई दी और सार्वजनिक जीवन में उनकी सेवा और योगदान को याद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नई दिल्ली के रायसीना रोड स्थित नेशनल मीडिया सेंटर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर वितरित किए। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य क्षमताओं को लेकर वैश्विक चिंताओं के बीच कहा कि हिंद प्रशांत के लिए भारत का दृष्टिकोण सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान पर जोर देता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक जिले में महिला थाना में प्रभारी के अलावा एक अन्य थाना का प्रभार महिला अधिकारी को सौंपने का फैसला किया है। दिल्ली में पिछले साल 1 सितंबर को लागू की गई पुरानी आबकारी नीति की अवधि को विस्तार दिए जाने की संभावना है। मौजूदा नीति की अवधि 30 सितंबर को समाप्त हो रही है। सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। जानकारी के मुताबिक मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने राव को आरबीआई के डिप्टी गवर्नर पद पर 1 साल के लिए दोबारा नियुक्त करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी। महाराष्ट्र समेत देश भर में धूमधाम और अति उत्साह के साथ 10 दिवसीय गणपति उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस गणपति उत्सव के मद्देनजर मुंबई में जगह जगह पर गणपति पंडालों को लगाया गया है। मुंबई में 10 दिवसीय गणपति उत्सव के 7वें दिन भगवान गणेश और देवी गौरी की 17,187 प्रतिमाओं को विभिन्न जलाशयों में विसर्जित किया गया। तमिलनाडु के लिए कावेरी नदी का पानी छोड़े जाने के खिलाफ किसानों और कन्नड़ संगठनों द्वारा आहूत बेंगलुरु बंद को आंशिक प्रतिक्रिया मिली और अधिकतर सार्वजनिक सेवाएं सामान्य रूप से संचालित हुई, लेकिन लोगों की आवाजाही अपेक्षाकृत कम नजर आई। अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से बाहर निकलने के बाद भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि एक और सहयोगी ने उन्हें छोड़ दिया है और जो अब भी उनके साथ हैं वे अवसरवादी गठबंधन है जिनका वैचारिक रूप से कोई जुड़ाव नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नई दिल्ली के रायसीना रोड स्थित नेशनल मीडिया सेंटर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान रोजगार मेले के तहत देश के अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े युवाओं को 51,000 अपॉइंटमेंट लेटर वितरित किए। आपको बता दें कि देश के 46 स्थानों पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया था। इस रोजगार मेले में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भर्तियां हुई थी। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को शुभकामना दी। उन्होंने कहा कि कड़े परिश्रम के बाद आप लोगों ने ये सफलता हासिल की है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि देश में गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है और इस पावन काल में आप सभी के जीवन का श्री गणेश हो रहा है। नमस्कार। आज के इस रोजगार मेले में जिन अभ्यर्थियों को सरकारी सेवा के नियुक्ति पत्र मिले हैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई। आप सभी ने कड़े परिश्रम के बाद ये सफलता हासिल की है। आपका चयन लाखों अभ्यर्थियों के बीच से किया गया है, इसलिए इस सफलता का आपके जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। आज चारों तरफ देश में गणेश उत्सव की धूम चल रही है। इस पावन काल में आप सभी के नए जीवन का श्री गणेश हो रहा है। भगवान गणेश सिद्धि के देवता है। मेरी कामना है कि आपकी सेवाओं का संकल्प राष्ट्र के लक्ष्यों को सिद्धि तक ले जाएगा। साथियों, आज हमारा देश ऐतिहासिक उपलब्धियां और फैसलों का साक्षी बन रहा है। कुछ दिन पहले ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में देश की आधी आबादी को बहुत बड़ी ताकत मिली है। 30 वर्षों से महिला आरक्षण का जो विषय
लंबित था, वो अब रिकॉर्ड वोटों के साथ दोनों सदनों से पास हुआ है। आप कल्पना कीजिए कि कितनी बड़ी उपलब्धि है। ये मांग तब से हो रही थी जब आप लोगों में से ज्यादातर लोगों का जन्म भी नहीं हुआ होगा। ये निर्णय देश की नई संसद के पहले सत्र में हुआ है। एक तरह से नई संसद में देश के नए भविष्य की शुरुआत हुई है। साथियों, आज इस रोजगार मेले में भी हमारी बेटियों को बड़ी संख्या में नियुक्ति पत्र मिले हैं। आज भारत की बेटियां स्पेस से स्पोर्ट तक अनेक नए कीर्तिमान बना रही है। मुझे नारी शक्ति की इस सफलता पर बहुत बहुत गौरव होता है। सरकार की नीति भी यही है कि नारी शक्ति के लिए नए नए द्वार खोल दे जाएं। आज देश के युवाओं के लिए लगातार नए नए अवसर बन रहे हैं, रोजगार की नई संभावनाएं बन रही है। साथियों, आजादी के अमृत काल में अगले 25 साल जितने अहम है, उतना ही आपका अगले 25 साल का कैरियर अहम है। आपको टीम वर्क को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी है। आपने देखा है, इसी महीने इस देश में G20 बैठकों का सफल आयोजन पूरा हुआ है। दिल्ली समेत देश के 60 शहरों में 200 से ज्यादा बैठकें आयोजित की गई। इस दौरान विदेशी मेहमानों ने हमारे देश की विविधता के रंग देखे। G20 हमारी परंपरा, संकल्प और आतिथ्य भावना का आयोजन बना। मुझे खुशी है कि आज आप भी सरकारी कर्मचारियों की टीम इंडिया का हिस्सा बनने जा रहे हैं। साथियों, आप सभी को देश की विकास यात्रा में सरकार के साथ सीधे जुड़कर काम करने का अवसर मिला है। मेरा आपसे आग्रह है, यात्रा में आप सीखते रहने की अपनी आदत को बनाए रखिए। ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल iGOT कर्मयोगी के द्वारा आप अपनी पसंद के कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप सभी इस सुविधा का लाभ उठाएं। एक बार फिर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारत के संकल्प को सिद्धि तक लाने के लिए आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके परिवारजनों को भी अनेक अनेक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई है। आप स्वयं भी प्रगति करें और आप इन 25 साल जो आपके भी हैं और देश के भी हैं, ऐसा रेयर कॉम्बिनेशन बहुत कम मिलता है, आपको मिला है। आइए साथियों, संकल्प लेकर के चल पड़े, देश के लिए जीकर दिखाएं, देश के लिए कुछ करके दिखाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश मंत्रालय प्रांगण में दिवंगत मुख्यमंत्रियों की अर्ध प्रतिमाओं का अनावरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे और प्रतिमाओं का अनावरण भी किया। सीएम शिवराज ने कहा कि मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास में सभी मुख्यमंत्रियों ने अपनी भूमिका का निर्वाह किया है। सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूं उनके चरणों में जिन्हें मध्य प्रदेश के निर्माण में अतुलनीय योगदान दिया है। राजनीति से ऊपर हटके मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास में सभी मुख्यमंत्रियों ने अपनी भूमिका का निर्वाह किया है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। विंध्य प्रदेश, मध्य भारत, महाकौशल और तत्कालीन मध्य प्रांत के कुछ हिस्सों को मिलाकर और भोपाल प्रिंसली स्टेट को मिलाकर 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया। बाकी राज्यों से अलग था हमारा मध्य प्रदेश। अलग, अगर मैं ये बात कहूं तो अतिशोक्ति नहीं होगी। अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक प्रदेश। अलग अलग हिस्सों से आने वाले, खान पान भी कई मायनों में थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन ये अद्भुत प्रदेश बना कई भाषा, बोलियां और कई संस्कृतियों के सम्मिश्रण से। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि लगभग 1 नवंबर को मध्य प्रदेश के गठन को 67 वर्ष पूरे हो जाएंगे। इन 67 वर्षों में मध्य प्रदेश ने प्रगति की, विकास की, एक नई, एक लंबी मंजिल तय की है। और मैं पूरे गर्व के साथ कहता हूं, उस विकास यात्रा में हर मुख्यमंत्री का अपना अतुलनीय योगदान रहा है। और इसलिए जब ये नया सेक्रेटरीट बना, वल्लभ भवन में ये नया हिस्सा जोड़ा गया, उसी समय मेरे मन में ये भाव आया कि शिवराज,
अकेले तुम नहीं, कई मुख्यमंत्री इस देश के निर्माण और विकास के भागीदार रहे हैं। सबने अपनी तरफ से भरपूर प्रयास किए हैं। सामर्थ्य जितना था उस सामर्थ्य को लगाया है। तो इस वल्लभ भवन में, इस सेक्रेटरीट में मुख्यमंत्री जो बैठे और जिन्होंने मध्य प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाया, उनकी प्रतिमा तो यहाँ एक होनी चाहिए, ताकि उनकी स्मृति को हम अक्षुण्ण रख सकें, उनके चरणों में हम प्रणाम कर सकें। और 1 नवंबर को जब मध्य प्रदेश दिवस का कार्यक्रम होगा तो उस दिन इन सब दिवंगत मुख्यमंत्रियों के चरणों में प्रणाम भी किया जाएगा, पुष्प अर्पित किए जाएंगे और उनके योगदान को स्मरण किया जाएगा। इन सब का अपना अपना विजन रहा है, अपना अपना सोच रहा है। जनता की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इन सब ने पूरे जतन से अपने अपने विजन के अनुसार काम करने का प्रयास किया है। ये केवल मूर्तियां नहीं है, उनके योगदान को हमारा विनम्र प्रणाम है, उनके योगदान को हमारा प्रणाम है जो उन्होंने कहा है। क्योंकि जब हम मंदिर जाते हैं तो वहां स्थापित मूर्ति हमारी आस्था, आध्यात्मिक चेतना और हमारे मन भावों को केंद्रित करने का माध्यम बन जाती है। ये भी माध्यम बनेंगे। प्रदेश के विकास को जिस ढंग से बढ़ाया है ये भी याद किए जाएंगे। और इसलिए हमने इन विभूतियों के योगदान को, मध्य प्रदेश में इनके विकास को याद दिलाने के लिए और इनसे प्रेरणा प्राप्त करने के लिए इनकी मूर्तियां यहाँ स्थापित करने का काम किया है। इसलिए इन सब विभूतियों को मैं प्रणाम करता हूं। हमारे पूर्व मुख्यमंत्रीगण जिन्होंने विकास के जो स्वप्न देखे थे और जो उनके जीवन काल में अधूरे रह गए, उन कामों को पूरा करने का प्रयास हमारी सरकार कर रही है। भोपाल में शौर्य स्मारक, जनजाति स्मारक संग्रहालय, मानव संग्रहालय, समाचार पत्र संग्रहालय, ऐसे अनेकों संग्रहालय, लेकिन मंत्रालय प्रांगण का यह प्रतिमा संग्रहालय भी अब हमारे साथ ही अन्य प्रदेश से आने वाले लोगों के लिए एक प्रेरणा स्थल बनेगा। इनके दर्शन करेंगे, इनको प्रणाम करेंगे, इनके योगदान को याद करेंगे और इनसे प्रेरणा लेंगे। इस अवसर पर एक बार फिर मैं इन सभी विभूतियों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। उनका योगदान हमेशा याद रहेगा और वह हमारी प्रेरणा बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गोरखपुर में स्थित मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विद्यालय का दौरा किया, साथ ही प्रशासनिक भवन का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय नित नई ऊंचाइयों को हासिल करे, इसके लिए आप सभी को शुभकामना देता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित विश्वविद्यालय के सभी फैकल्टी मेंबर्स, छात्र छात्राएं, उपस्थित महानुभाव, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को अपना नया प्रशासनिक भवन प्राप्त होने पर प्रदेश शासन की ओर से आप सबके प्रति मैं हृदय से बधाई देता हूं। विश्वविद्यालय विकास की नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे, इसके लिए अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। आज का समय टेक्नोलॉजी का समय है और टेक्नोलॉजी का उपयोग राष्ट्र निर्माण में, लोक कल्याण में कैसे किया जा सकता है, आप जैसे सुधीजनों को इसके बारे में बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है। आज जब हम लोग देशों की या प्रदेशों की रैंकिंग की बात करते हैं तो वह 2 महत्वपूर्ण पहलू उसमें आती है। एक, अगर जब हम प्रदेश के अंदर निवेश की संभावनाओं की स्थिति क्या है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की स्थिति क्या है, और इसको आगे बढ़ाने में, अपनी रैंकिंग को सुधार करने में हम कैसे सफल हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी और सरकार के द्वारा समय पर उठाए गए कदम, प्रशासनिक तंत्र के द्वारा उसके क्रियान्वयन में की गई तत्परता अपने आप ही रैंकिंग को सुधारता है। इसका एक उदाहरण है, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग अत्यंत खराब थी, लगभग 14वें नंबर पर उत्तर प्रदेश था। हमने रिफॉर्म किए, सिंगल विंडो पोर्टल बना करके निवेश मित्र के माध्यम से टेक्नोलॉजी को अपनाया और प्रशासनिक तंत्र को इस बात के लिए बाध्य किया कि वह टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करते हुए किए गए रिफॉर्म को समयबद्ध तरीके से जमीनी धरातल पर उतारें। परिणाम है उत्तर प्रदेश की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में सुधार हुआ, 14 से नंबर 2 पर उत्तर प्रदेश आ गया।
सरकार की योजनाओं को सही मायने में जमीनी धरातल पर उतारने में हमें कितनी सफलता प्राप्त हो रही है, ईज ऑफ लिविंग, उस व्यक्ति को शासन की योजनाएं प्राप्त हो रही कि नहीं हो रही हैं। टेक्नोलॉजी ने इस कार्य को बहुत आसान किया है। याद करिए, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में सत्ता संभालने के उपरांत हर गरीब का अकाउंट जनधन अकाउंट के माध्यम से खोलना प्रारंभ किया था, बहुत सारे लोग उस समय इसकी खिल्ली उड़ाते थे कि खाली अकाउंट खोल करके गरीबों का अपमान किया जा रहा है। इस प्रकार की टिप्पणी करके वह सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि इसकी अगली कड़ी क्या है। और उसके उपरांत जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने सभी प्रकार के लेन देन, एक गरीब का हो, एक सामान्य नागरिक का हो, एक कर्मचारी का हो या एक व्यापारी का, डीबीटी के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, तो आज परिणाम हम सबके सामने है। डिजिटल पेमेंट ने एक नई क्रांति ला करके प्रत्येक नागरिक के जीवन में भी एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में और उसको भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। प्रदेश सरकार ने इससे हर इंडस्ट्री के लिए एक व्यवस्था और भी की है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी परिवारों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती कि वे अपने सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री कोर्स को आगे बढ़ा सके। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने जहां इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने में मदद की है, वहीं पीएम इंटर्नशिप की स्कीम और सीएम इंटर्नशिप स्कीम इसमें बड़ी मददगार हो सकती है। हर उस जो 3 महीने 6 महीने के किसी सर्टिफिकेट कोर्स के साथ जो युवा जुड़ना चाहता है, 1 साल के किसी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स के साथ कोई जुड़ना चाहता है, इसके लिए इंडस्ट्री के साथ या वहां के प्रशासन के साथ हमारे एमओयू अत्यंत मददगार हो सकते हैं। और मुझे प्रसन्नता है, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय इस दिशा में इन प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी सकारात्मक ऊर्जा के साथ कार्य कर रहा है। यहां से निकले हुए स्नातक और स्नातक देश और दुनिया के अत्यंत प्रतिष्ठित संस्थानों में जाकर के कार्य कर रहे हैं। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। मुख्यमंत्री निवास रायपुर में चिट फंड निवेशकों को राशि अंतरण एवं विभिन्न जिलों में लोकार्पण भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। सीएम बघेल ने कहा कि 26 जिलों में ये कार्य संपन्न किया गया है। आदिवासी जिलों में निर्माण कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन का कार्य अधिक मात्रा में किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आम जनता की आय में वृद्धि करने के लिए लगातार काम कर रही है। आज जो निर्माण कार्य के जो भूमि पूजन, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, इसमें आप देखेंगे 26 जिले में ये आज हम लोगों ने ये कार्य संपन्न किया। इसमें जो आदिवासी बहुल जिले हैं उसमें राशियों निर्माण कार्यों के लोकार्पण, भूमि पूजन, शिलान्यास ज्यादा हुआ है। बलरामपुर हो गया, सूरजपुर में तो 734 करोड़ का हुआ है, बलरामपुर में 393 करोड़ का हुआ है, उसी प्रकार से जसपुर 444 करोड़ का हुआ है, दंतेवाड़ा 495 करोड़ का हुआ है, नारायणपुर 302 करोड़ का हुआ है। तो जो दूरस्थ अंचल हैं उसमें हम लोगों ने ज्यादा फोकस किया। उस क्षेत्र में चाहे सड़क निर्माण की बात हो, सीमेंटीकरण की बात हो, पुल पुलिया की बात हो, जितने निर्माण कार्य हैं हम लोगों ने इसे प्राथमिकता दी। उसके साथ साथ आम जनता के आय में वृद्धि करने के लिए हमारी सरकार ने लगातार काम किए हैं। और उसमें आप देखेंगे कि जब चाहे किसानों के आय में वृद्धि करने के लिए पूरे देश में सबसे ज्यादा कीमत, चाहे वो धान उत्पादक हो, चाहे वो कोदो कुट की रागी उत्पादक हो, चाहे गन्ना उत्पादक हो, इन किसानों को इसका लाभ मिल रहा है। लघु वनोपज संग्रहण में देश का 3/4 लघु वनोपज छत्तीसगढ़ सरकार खरीद रही है। तेंदुपत्ता सबसे ज्यादा कीमत छत्तीसगढ़ में। तो इस प्रकार से आय में वृद्धि करने का काम, उसी प्रकार से जो आवास योजना, कल राहुल गांधी जी आए थे, 7 लाख लोगों को आवास के लिए पहली किस्त हर हितग्राही के खाते में 25-25 हजार रूपये डालने का फैसला। और जनगणना नहीं हुआ, फिर भी हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में आर्थिक सर्वेक्षण किया। जो 2011 में जो हुआ था आर्थिक सर्वेक्षण, उसके आधार पे 7 लाख लोगों को मिला। अब नए जो हितग्राही हैं उनको भी हम लोगों ने इसमें शामिल किया और 47 हजार लोगों को
पहली किस्त उसके खाते में डाला है। जो श्रमिक हैं उनको हम लोगों ने भवन बनाने के लिए राशि दी। तो गरीबों के लिए जो हमारे आदिवासी भाई जो लघुन संग्रहण करते हैं, बेरोजगार साथी 2,500 रुपये प्रति माह की राशि दे रहे हैं, भूमि श्रमिक जिसको 7,000 रुपये सालाना दे रहे हैं। तो आय में वृद्धि कैसे हो, ये हमारी कोशिश। 2 रुपये किलो में गोबर खरीदना, जो हमारे गौपालक हैं जो डेयरी चलाते हैं उनके लिए ये व्यवस्था हम लोगों ने की। तो लगातार कोशिश यही है कि कैसे हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों के आय में वृद्धि हो। अब गौठान के माध्यम से बहुत सारी गतिविधियां हम लोग संचालित कर रहे हैं। तो वहीं रूरल इंडस्ट्रियल पार्क है और अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क, इसकी भी शुरुआत हम लोगों ने की ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। उसके विक्रय करने के लिए सीमार्ट का भी निर्माण हम लोगों ने किया है। तो प्रयास यही है कि आय में निरंतर वृद्धि हो। और दूसरी तरफ अभी जो शिक्षा है उसके भी गुणवत्ता में हम लोग ध्यान दे रहे हैं। स्कूल बनाने का काम है, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोलने का काम है। लाखों बच्चे हमारे अंग्रेजी अब पढ़ रहे हैं। स्कूल निर्माण में भी पहले हम लोगों ने 1100 करोड़ किया था, फिर अभी 2000 करोड़ की और स्वीकृति मिली है। तो जितने हमारे स्कूल है जो हम विद्या के मंदिर कहते हैं वो बहुत सुंदर बने, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो। छत्तीसगढ़ की स्कूल बहुत बढ़िया बनना चाहिए और इसके लिए मैं समझता हूँ पहली बार इतनी राशि दी गई है। इसके पहले कभी किसी राज्य में इतनी राशि एक साथ नहीं दिया गया, ये बड़ी उपलब्धि। कुल मिला के ये है कि चाहे वो गरीब से गरीब व्यक्ति हो, उसके आय में कैसे वृद्धि हो, उसके जीवन में कैसे परिवर्तन हो, ये हमारी कोशिश। और उसके साथ साथ जो अधोसंरचना है, चाहे शहर हो चाहे गांव हो, सब जगह लगातार हम लोग काम कर रहे हैं और इसका लाभ छत्तीसगढ़ के लोगों को मिल रहा है। तो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का जो ध्येय वाक्य लेके हम लोग चले थे, मैं समझता हूँ आज 5 साल पूरा होते होते उस दिशा में हम लोगों ने बहुत मजबूत कदम उठाया है, जिसका पूरे देश में इसकी चर्चा है। इस अवसर पर आप सबको बधाई और शुभकामना देते हुए अपनी वाणी के विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा ने भाजपा मुख्यालय नई दिल्ली में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने मीडिया के समक्ष बीजेपी द्वारा जारी किया गया आरोप पत्र रखा और दावा किया कि छत्तीसगढ़ के पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने घोषणा पत्र में 316 वादे किए थे, जिनको राहुल गांधी और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने अब तक पूरा नहीं किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आरोप पत्र में लिखी गई बातों का जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा। जानते ही हैं आपकी 5 राज्यों में चुनाव है। कल राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में थे और छत्तीसगढ़ में उन्होंने जिस प्रकार कई झूठे वादों को सामने रखा, आज वक्त आ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी और हिंदुस्तान की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाने का काम करे। विगत 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार रही। बंधुओं, ये आरोप पत्र है जो मैं अपने साथ लेकर आया हूं। छत्तीसगढ़ की हमारी यूनिट ने कटघरे में कांग्रेस छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया। 316 ऐसे वादे राहुल गांधी जी ने पिछले चुनाव में छत्तीसगढ़ में घोषणा पत्र के माध्यम से किए थे, जिनको राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने पूरा नहीं किया। सबसे पहले किसान, जो अन्नदाता है इस देश का, किसानों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक योजना आरंभ की, 6,000 रुपए प्रति वर्ष मिलने का, किसान सम्मान निधि का। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि लाखों किसान छत्तीसगढ़ से पंजीकृत हुए, मगर वो सत्यापित नहीं हो पाए। सत्यापित मतलब उनका वेरिफिकेशन नहीं हो पाया। राज्य सरकार ने उन्हें वेरीफाई नहीं किया, सत्यापित नहीं किया। इसलिए ये लाखों किसान आज छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपए प्रति वर्ष से वंचित हैं। बंधुगण, छत्तीसगढ़ में आप सभी जानते हैं तेंदूपत्ता और उसका जो कारोबार होता है, तेंदूपत्ता पिकअप करना, उसको बोरों में बंद करना और उसका कारोबार एक बहुत विशाल कारोबार है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आरोप पत्र में जो हमने लिखा है उसका जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा। चरण पादुका और साड़ी वितरण, मतलब जूते, चप्पल और साड़ी वितरण का काम हमारी सरकार जब 15 वर्षों तक छत्तीसगढ़ में थी, तब हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती थी। इस योजना को क्यों रोक दिया गया? और केवल इतने ही नहीं, तेंदूपत्ता वितरण के काम में, तेंदूपत्ता कलेक्शन के काम में जो दिन तय होते हैं, उन दिनों की संख्या को कम किया गया। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि 4 वर्ष तक जो बोनस तेंदूपत्ता पिकअप करने वाली खासकर महिलाएं होती हैं, उनको
नहीं दिया गया है, बोनस नहीं दिया गया है गरीबों को, तेंदुपत्ता संग्राहकों को। आप सोच के देखिए। और कारण रहा कि विगत 5 वर्षों में 2017 से लगभग 21 तक 4 लाख बोरी संग्रहण कम हुआ है। बंधुगण, पीएम आवास योजना गरीबों के सर के ऊपर किस प्रकार छत पहुंचे, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारतवर्ष में बेजोड़ परिश्रम करते हुए एक बहुत बड़ा काम किया है। मगर दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि लगभग 16 लाख ऐसे निवासी छत्तीसगढ़ में हैं, ऐसे परिवार छत्तीसगढ़ में हैं जिनको इस योजना से वंचित रखने का काम ठगेश सरकार ने किया है। बंधुगण, शराबबंदी, आप याद करिए पिछली बार जब राहुल गांधी छत्तीसगढ़ गए थे तो राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने एक मुख्य बिंदु को पकड़ा था छत्तीसगढ़ में कि हम यहां पर 100% शराबबंदी कराएंगे। शराबबंदी नहीं हुई। शराब के नाम पर, नकली शराब के नाम पर, डोर स्टेप शराब डिलीवरी के नाम पे 2161 करोड़ का घोटाला हुआ। छत्तीसगढ़ के विगत 15 वर्ष अगर पूरे हिंदुस्तान में किसी एक विषय को लेकर चर्चा होती थी, कीर्तिमान होता था, तो वो पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, पीडीएस स्कीम को लेकर होता था कि धान और चावल की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती थी वो इस प्रकार से होता था कि उसका उदाहरण पूरे हिंदुस्तान में दिया जाता था। आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस पीडीएस स्कीम में एक धब्बा लगाने का काम, सेंध मारने का काम ठगेश सरकार ने छत्तीसगढ़ में किया है और लगभग 600 करोड़ रुपए का घोटाला पीडीएस स्कैम में किया है। ये सारे तथ्य सीएजी के रिपोर्ट में भी है और हमारे घोटाले पत्र में एक एक डिटेल्स है। वन क्षेत्र बहुत बड़ा है छत्तीसगढ़ में। वन विभाग के 33 टेंडर में अनियमितता हुई है और इसके कारण जो हमने अखबार में पढ़ा है, सीएजी की रिपोर्ट में आई है, 4000 करोड़ रुपए का लूट हुआ है। और अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि कैग की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 93% सड़कें गुणवत्ता के तय मापदंड से बदतर पाई गई। ठीक उसी प्रकार कांग्रेस शासन में कोई एक भी नए उच्च शिक्षण संस्थान नहीं बनाए गए। दिल्ली में बढ़ते डेंगू के मामलों को लेकर दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों से मिली जानकारी के अनुसार डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि 2 महीने लगभग बीतने वाले हैं, लेकिन आज तक नगर निगम ने डेंगू का डाटा रिलीज नहीं किया है। डेंगू का सबसे खतरनाक वायरस दिल्ली में दस्तक दे चुका है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि केंद्र सरकार ने लगभग 2 करोड़ रुपए डेंगू की रोकथाम के लिए दिए थे। अब केजरीवाल बताएं ये पैसा कहां खर्च किया है। पिछले 3 दिन में लगातार हमने प्रयास किया सरकारी अस्पतालों से भी और प्राइवेट हॉस्पिटल से भी पता करने का। इस बात की पुष्टि सब कर रहे हैं कि डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है और लगातार बढ़ रही है, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल है या प्राइवेट हॉस्पिटल। पूरा अगस्त का महीना चला गया, सितंबर चला गया, आज तक नगर निगम डेंगू का डाटा रिलीज नहीं कर। क्या छुपा रहे हैं केजरीवाल बताएं। डेंगू का सबसे खतरनाक वायरस डेंगू वो दिल्ली में दस्तक दे चुका है। मैं ये दस्तावेज भी लाया हूं। इन्होंने केंद्र सरकार से डेंगू की रोकथाम के लिए पैसे मांगे और लगभग 2 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने इनको रिलीज कर दिए। ये बताएं वो इन्होंने पैसा खर्च कहाँ किया। हर बात पर विज्ञापन देने वाले मुख्यमंत्री क्यों डेंगू के मामलों में चुप बैठे। करोड़ों रुपए का विज्ञापन दिया था इन्होंने। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट आए वो 10 हफ्ते 10 बजे और 10 मिनट। रोज दिल्ली की जनता अस्पतालों में चक्कर काट रही है। वायरस इतना खतरनाक है कि लगातार तेज बुखार चढ़ता है, गला सूखता है, चक्कर आने लगते हैं, लेकिन कोई ट्रीटमेंट दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में इसके लिए नहीं है। कोई बार इन्होंने तैयार नहीं किया है। आज तो नगर निगम उनके पास है, एक बार उनके मुंह से नहीं निकला। आपने दिल्ली की जनता को राम भरोसे छोड़ दिया। आप दूसरे राज्यों में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तो ठीक है, आप कह रहे हैं दिल्ली में मैं राम राज्य लाऊंगा, आपने दिल्ली में लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी, डेंगू जैसा वायरस दिल्ली में फैल रहा है, आप हमें बताएं कि आपने इसको रोकने का प्रयास क्या किया। क्यों नगर निगम इसका डाटा रिलीज नहीं कर रहा। अब तो मेयर भी आपकी है। हमारे पास जो जानकारी है लगभग 1.5 लाख घरों में लापा मिला है। मैं आप सबके माध्यम से श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी से निवेदन करता हूं कि अगले 24 घंटे में वो डेंगू का डाटा रिलीज करें, तो दिल्ली की जनता को बताएं कि दिल्ली में डेंगू की स्थिति क्या है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।